नमस्कार आप सभी को। हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है प्यारे व्यूअर्स का वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और आप देख रहे हैं वाईटी की एडिटोरियल क्लास। आज की एडिटोरियल क्लास में फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का हम कवर करेंगे। डेटा एंड जस्टिस इसका टाइटल है। और ध्यान रखें, इस एडिटोरियल क्लास में रोज शाम में कोई भी एडिटोरियल हम कवर करते हैं ना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपके एग्जाम का इंग्लिश का सिलेबस आप ढंग से प्रिपेयर कर सकें। चाहे आपके एग्जाम में रीडिंग आती हो, वोकैबुलरी आती हो, ग्रामर आती हो, मैं हर चीज को इस क्लास में साथ लेकर के चलता हूं ताकि आधे घंटे में तीनों एस्पेक्ट, तीनों पहलू जो हैं अंग्रेजी के आप कवर कर सकें। तो चलिए क्लास का मजा ले, अच्छे से लर्निंग ले। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दिया करो। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी डेटा एंड जस्टिस। डेटा यानी आप समझते हैं इंफॉर्मेशन, सूचना, है ना। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। डेटा जो है अंग्रेजी में एक प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर फॉर्म होती है इसकी डेटम। लेकिन ये डेटम फॉर्म जो है ना आजकल यूज नहीं होती, इसलिए सिंगुलर में भी डेटा बोल देते हैं और प्लूरल में भी बोल देते हैं। अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहां डेटम डेटा चलेगा, लेकिन नॉर्मल लाइफ में, रूटीन लाइफ में डेटम वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता, आजकल डेटा ही बोलते हैं। कह रहा है जी डेटा और उसके साथ में जस्टिस, न्याय, दोनों जुड़े हुए हैं आजकल। और कैसे? कह रहा है जी एज कोर्ट्स अडॉप्ट एआई, केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज। देखो अंग्रेजी में एज कंजंक्शन दो चीजें बताती हैं। पहली चीज इसका मतलब होता है बिकॉज, और दूसरा इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही दिन उठा मैं उठ गया, मैं जग गया। जैसे ही रात हुई मैंने खाना खाया और मैं सो गया। तो दूसरा मीनिंग है जैसे ही वाला। अब चाहे दोनों में से कोई भी मीनिंग लगा लो, मीनिंग इस सेंटेंस का निकालना है अपने को। कह रहा है जी क्योंकि या जैसे ही हमारी कोर्ट्स यानी अदालतें अडॉप्ट करती हैं, अपनाती हैं एआई को। जैसे ही ये काम होता है या क्योंकि ये काम होता है, इसलिए हमें केयर टेक करनी होगी। पैसिव वॉइस में ध्यान रखना होगा, केयर मस्ट बी टेकन। पोटेंशियल यानी संभावित, या पोटेंशियलिटी यानी संभावना पे जो है अब्यूज की। तो डेटा को कोर्ट में लगा देना अच्छी बात है, लोगों को फायदा होगा, टाइम बचेगा। लेकिन डेटा से खेल करके जस्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा इंसान ना हो जो डेटा में बड़ा अच्छा हो और, समझ गए ना, हमारे कोर्ट सिस्टम के अंदर कोई मिसयूज करे। चलिए, कोर्ट्स की वर्ब है अडॉप्ट, एआई आप जानते हैं। केयर की वर्ब है मस्ट बी टेकन। यहां लगा हुआ है बी फैमिली की वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। केयर को टेक किया जाना चाहिए यानी ध्यान रखा जाना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। अब्यूज का मतलब होता है मिसयूज। भाई एक तो आप यूज कर रहे हो, यूज से उल्टा जब करने लगो तो मिसयूज या अब्यूज कर रहे हो। अब ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना अंग्रेजी में अडॉप्ट, इसके जैसा एक और वर्ड भी अंग्रेजी में अडेप्ट, और दोनों का मीनिंग लगभग एक जैसा है। फर्क है दोनों में, लगभग एक जैसा है लेकिन फिर भी फर्क है। देखिए, अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना, और अडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना। ढालना समझते हैं? बहुत गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से ढाल लिया आपने। बहुत काम है तो आपने काम के हिसाब से खुद को ढाल लिया। एग्जाम आ गए हैं तो पढ़ाई के हिसाब से, एग्जाम की प्रेशर के हिसाब से आपने पढ़ाई के स्केड्यूल को ढाल लिया। तो ढालना होता है अंग्रेजी में अडेप्ट, एडजस्ट करना किसी चीज के लिए। और एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज को अपना लेना। जैसे आपने एडॉप्ट कर लिया कोई नया सब्जेक्ट चूज कर लिया आपने यूपीएससी में। इस बार हिस्ट्री नहीं दोगे, एंथ्रोपोलॉजी से आप जो है यूपीएससी अप्रोच करोगे, तो आपने अडॉप्ट किया। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। यहाँ पे कोड्स जो हैं अडॉप्ट कर रही हैं, अपना रही हैं एआई को, ना कि ये खुद को ढाल रही हैं। चलिए, आज के क्विज में पूछा हुआ मैंने, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाऊंगा, 4 या 5 वर्ड्स जो इस आर्टिकल में बारी बारी आने वाले हैं, शुरू में एक साथ आप देख सकते हैं। अगेन, क्लास अगर आपके काम आती है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल के लिए सपोर्ट का, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप का काम है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन, और साथ ही साथ सभी जो नोट्स हैं, पीडीएफ और नोटिफिकेशन है हमारी क्लासेस के, सर्च करें @official YT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। YT ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। इस ऐप को आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रीमियम कोर्सेज के लिए बनाया गया है। हमारे कोर्सेज नाम के प्रीमियम है, क्वालिटी जरूर प्रीमियम होती है लेकिन फीस बहुत कम होती है।
इंग्लिश में राइटिंग के लिए आप राइटिंग स्किल्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 50-55 घंटे में 10वीं क्लास के बच्चे को भी हम अंग्रेजी में लिखना सिखा देते हैं इस कोर्स में। अभी इस कोर्स में क्या कुछ एडिशनल वैलिडिटी चल रही है, 12 की जगह 16 महीने, तो ये एडिशनल वैलिडिटी का फायदा लें कूपन लगा करके। चलिए, इसी के साथ आपको मिलेगा इंग्लिश अनलॉक कोर्स, हमारा फ्लैगशिप कोर्स है। अनलॉक कोर्स का मतलब है अब इंग्लिश अनलॉक हो जाएगी। जो भी 2026-27 में अंग्रेजी से जुड़ा हुआ एग्जाम दोगे आप, CGL, बैंकिंग, CHSL, रेलवेज, इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस कोर्स के अंदर कवर्ड होगा। रीडिंग भी सिखाई है आपको, ग्रामर भी सिखाई है, वोकैब भी सिखाई है, और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, एग्जाम को आप कैसे हैंडल करें। चलिए, मिशन सिविल सर्विसेज कोर्स भी अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ये सिविल सेवाओं वालों के लिए पूरा कोर्स है, यूपीएससी से लेकर के जीपीएससी और आरएएस तक। इस कोर्स में आपको अंग्रेजी में लिखना तो सिखाते ही हैं, साथ ही एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आंसर राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, CSAT, तो सिविल सेवाओं की अंग्रेजी को कैसे हैंडल करना है इसमें आपको ढंग से सिखाया गया। चलिए, ये ऐप के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी क्वेरी होती है कोर्सेज से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस वाया व्हाट्सएप। अब आ जाओ आज की वोकैब पे। पहला वर्ड है आज का लिटिगेंट। देखो, इसको याद नहीं करना, रटोगे तो भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा। देखिए, लिटिगेशन नाम का वर्ड अगर आपने सुना हो अंग्रेजी में बहुत बार, जिसको लॉ सूट भी बोलते हैं। इस पे एक नाटक भी बना हुआ, वेब सीरीज सूट्स, है ना, अमेरिकन है सूट्स। तो सूट या लॉ सूट या लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट केस। अब मुझे बता दो, लिटिगेशन में लिप्त होने वाले आदमी को क्या बोलोगे? लिटिगेंट। ऐसा आदमी जो मुकदमा लड़ता हो। अब हो सकता है इसने केस लगाया हो सकता है इसके ऊपर केस लगाओ, हो सकता है इसने मर्डर किया हो सकता है इसने इसके किसी परिवार वाले का मर्डर हुआ है और इसने किसी को कोर्ट में लाने की कोशिश की है। तो लिटिगेंट वो आदमी है जो अदालत में जाकर के किसी मामले की सुनवाई के लिए खड़ा होता है। अब देखो, अगर ये लिटिगेंट किसी मामले को शुरू करता है, कोर्ट में केस लगाता है, तब इसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। सारे वन वर्ड जुड़े हुए हैं ये। अगर ये कोर्ट में जाकर के किसी पे मुकदमा चलवाता है, शिकायतकर्ता बनता है, तो ये होता है प्लेंटिफ। और अगर इसकी शिकायत हो, इसको पुलिस कोर्ट में उठा करके ले आए, तब ये बन जाता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट याद करना बहुत आसान है, ये खुद को डिफेंड कर रहा है, इसको पुलिस पकड़ के ले आई है, अदालत में सजा मिलने वाली है, तो ये डिफेंड करेगा। तो ये ऐसे तीनों चारों वर्ड जुड़े हुए हैं। लिटिगेशन यानी कोर्ट केस, इसको और क्या बोलते हैं? लॉ सूट। लिटिगेशन में लिप्त होने वाला आदमी, इन्वॉल्व होने वाला आदमी होता है लिटिगेंट। लिटिगेंट दो तरह का हो सकता है, एक तो वो जिसपे केस लग जाए बेचारे पे, और एक वो जो कोर्ट में केस जाके लगाए। तो प्लेंटिफ वो लिटिगेंट है जो केस लगाता है, डिफेंडेंट वो केस आदमी है जो अपनी जान बचाता है। द लिटिगेंट्स चैलेंज द ट्रायल कोर्ट्स डिसीजन बिफोर द हाई कोर्ट। लिटिगेंट्स ने, मुकदमा लड़ने वालों ने चैलेंज कर दिया ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट के सामने, बिफोर द हाई कोर्ट। याद रहेगा ये वर्ड, अच्छे से डिटेल में करवाया मैंने, अब ध्यान रहना चाहिए। चलिए, इसी से एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील। ऐसा आदमी जो पुलिस के साथ मिलकर के सरकार के लिए पैरवी करे, किसी को सजा दिलवाए, किसी गलत आदमी को कटघरे तक लाए, ऐसे सरकारी वकील को अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। चलिए, अगला वर्ड आएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक या परस्पर। ऐसी चीज जिसमें कोई म्यूचुअल एक्सचेंज हो, आप मेरा फायदा करो, मैं आपका करूंगा, ये हाथ दे और वो हाथ ले। इंडिया एंड यूएस साइंड अ डील टू इंप्रूव रेसिप्रोकल ट्रेड रिलेशंस। भारत और अमेरिका ने साइन कर दी है एक डील को, ताकि इंप्रूव कर सकें आपसी या रेसिप्रोकल ट्रेड के रिलेशंस को। तो इसको आपसी बोल सकते हैं आप आसान भाषा में, ठीक है, रेसिप्रोकल को। चलिए, इसको बायलेटरल बोलते हैं। बायलेटरल यानी बाय जिसमें दो, बाय यानी लेटरल यानी तरफ हो, लेटरल मतलब एस्पेक्ट्स, पहलू। जब जिस चीज के दो पहलू होते हैं, यानी उसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व होंगी, कुछ ना कुछ पारस्परिक हो रहा होगा मेलजोल से। चलिए, अगला वर्ड आएगा आज की क्लास में, कौन सा है? डिस्पैरिट। देखिए, ये वर्ड मैं ना आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में करवाऊंगा। अंग्रेजी में एक रूट है पार। पार यानी पैर, पैर बोल दो, पार बोल दो। इस पैर का मतलब होता है बराबर। इससे अंग्रेजी में 10 तरह के अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं। जैसे इससे वर्ड बनता है डिस्पैरिटी या डिस्पैरिट या पीयर, या बनता है कंपेयर, या बनता है डिस्पैरेज। तो वो करवाऊंगा आपको कल कम्युनिटी पोस्ट में, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको पोस्ट 10 के 10 वर्ड्स की। आज इस पैर रूट से एक ही वर्ड आपको पकड़ना है, वो है डिस्पैरिट। देखिए, डिस्पैरिट यानी जिसमें पैरिटी ना हो, इक्वालिटी ना हो। डिस्पैरिट यानी जो अलग हो या असमान हो, ठीक है, टोटली डिफरेंट हो या टोटली अनइक्वल हो।
द रिपोर्ट हाईलाइटेड द डिस्पैरेट इकोनॉमिक कंडीशंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रिपोर्ट ने हाईलाइट किया बहुत ही अलग अलग या बहुत ही असमान आर्थिक कंडीशंस को या हालातों को रूरल और अर्बन एरियाज में, गांवों में और शहरों में। तो चलिए, डिस्पैरेट आपने समझ लिया, टोटली डिफरेंट या क्वाइट अनइक्वल। डिसिमिलर बोल सकते हैं इसके लिए, एक और वर्ड अंग्रेजी में डिस्टिंक्ट, कंट्रास्टिंग। ये वर्ड आप आज आर्टिकल में देखेंगे। चलिए, इसके बचे हुए जो 4-5 बनते हैं ना इस रूट से, कल मैं कोशिश करूंगा दोपहर की आपको प्ले जो है यूट्यूब पोस्ट पे मिल जाए। अब मैं यूट्यूब पोस्ट को इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब मैं क्लास ना बना सकूं तो कम से कम आपको कुछ लर्निंग रोज, है ना, किसी फॉर्म में मिलती रहे। अगला वर्ड है अपना आज का एक्सैसरबेट। देखिए, बद से बदतर बनाने को, चीजों के हालात को खराब करने को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सैसरबेट। टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इवन मोर सिवियर। हाई इन्फ्लेशन एक्सैसरबेट्स फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर लो इनकम फैमिलीज। बढ़ी हुई महंगाई एक्सैसरबेट कर देती है, बद से बदतर बना देती है, और किसको? फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को, आर्थिक परेशानियों को, कम इनकम वाले परिवारों के लिए। चलिए, इसको वर्सन करना, एग्रावेट करना, और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है, यहां लिखा नहीं है, आज लिख देता हूं मैं, एग्जैस्पिरेट। एग्जैस्पिरेट का मतलब होता है या तो चीजों को बद से बदतर बनाना, या फिर किसी आदमी को इतना चिढ़ाना कि वो आपसे लड़ पड़े, एकदम उसके कान खा जाना, उसका खून पी जाना। जब किसी का खून पी जाते हो ना, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं एग्जैस्पिरेट करना। तो एग्जैस्पिरेट भी याद रखें, एग्जैस्पिरेट से मिलता जुलता है और इसका सिनोनिम है। आज भारी भारी कम वर्ड्स आए हैं। अगला और लास्ट वर्ड है अपने पास, स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है अत्याधुनिक या हाईली मॉडर्न या अल्ट्रा मॉडर्न। इसके लिए अच्छा वर्ड होता है अंग्रेजी में एक और, सोफिस्टिकेटेड। जैसे यूज करके दिखाता हूं आपको इस वर्ड को। द हॉस्पिटल ऑफर्स स्टेट ऑफ द आर्ट या सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज। ये हॉस्पिटल जो है ऑफर करता है अत्याधुनिक, स्टेट ऑफ द आर्ट या सोफिस्टिकेटेड यानी हाईली एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज को। ठीक है, तो ये वर्ड बहुत बार आता है आपकी रीडिंग में, अगेन आ चुका है, आज रिवीजन आपका मिल जाएगा आपको। ध्यान आज ये रखना है कि सोफिस्टिकेटेड को या अल्ट्रा मॉडर्न को या अत्याधुनिक को न्यूएंस्ड और कटिंग एज भी बोलते हैं। न्यूएंस्ड यानी बारीकियों भरा। कोई चीज जो बहुत मॉडर्न होगी ना, उसमें बहुत बारीकियां होंगी। कोई मॉडर्न मशीन ले आओ आप, कोई मॉडर्न आदमी ले आओ, समझ रहे हो, उसको बहुत मशीन होगी तो उसमें बड़े सारे फीचर होंगे मॉडर्न मशीन में। या मॉडर्न आदमी होगा, शहरी आदमी, तो उसके बड़े सारे तौर तरीके होंगे, चाल के ढंग होंगे, उसके अलग अलग तरह की भाषाएं बोलता होगा। तो न्यूआंस्ड यानी बारीकी भरा या अल्ट्रा मॉडर्न वाला मीनिंग देने वाला ये वर्ड। चलिए, इसका उल्टा होता है नाइव। नाइव का मतलब होता है सीधा साधा भोला वाला, जिसमें कोई भी ज्यादा रिफाइनमेंट या, है ना, एडवांसमेंट ना हो, कोई गांव का आदमी हो, सीधा साधा नाइव। चलिए, चारों पांचों वर्ड्स डिटेल में हो गए। वोकैब को आप फास्ट प्रोसेस कर लिया करो, 2x स्पीड लगा लिया करो अगर आपको फटाफट पढ़नी होती है ना मुझसे। अब एक आर्टिकल की समरी आपको देता हूं। समरी ये है कि अब जल्दी ही कोर्ट के अंदर भी एआई लग जाएगा। एक नया सिस्टम बना रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम है सुसहायक। ये एक वेबसाइट होगी और इस पे पूरे भारत के हर कैदी का, हर गुनहगार का या हर आदमी का कुछ ना कुछ डेटा पड़ा होगा। आप किसी भी आदमी पे क्लिक करोगे, उसकी सारी हिस्ट्री निकल आएगी। कब कब वो गिरफ्तार हुआ था, किस दिन उसकी गाड़ी पकड़ी पुलिस ने, कहाँ पे वो चोरी करके आया है, कितनी सजा काटी है, अगर उसका कोई रिकॉर्ड होगा तो वहां मिलेगा। और इसी एआई टूल का इस्तेमाल हमारी कोर्ट चाहती है कि आगे केसों की सुनवाई में भी हो। जो रूटीन टाइप के केसेस हैं, मान लो किसी आदमी को ताश खेलते हुए पकड़ा गया पार्क में, तो ताश खेलना यानी जुआ खेलना, जुआ खेलना एक गुनाह है। तो उसकी पर्ची कटती है कोर्ट में जाकर के 200 रुपए की, और आपको चेतावनी देके छोड़ देते हैं। इस काम में जज साहब को रोज क्यों बैठना ताश खेलने वालों की पर्ची काटने के लिए? एआई कर देगी। तो हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इट इज क्वाइट क्या बोले, ग्रेट मूव, बहुत अच्छा तरीका है कोर्ट का एआई को इंटीग्रेट करने का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, एआई को इतना ज्यादा इंटीग्रेट नहीं करना है कोर्ट के अंदर सुनवाई में कि कोई बदमाश आदमी डेटा का इस्तेमाल करके कोर्ट से और न्याय सिस्टम से खिलवाड़ करे। आगे ये उसके एग्जाम्पल्स आपको देगा। अगर कोई तेज आदमी हो ना, जिसका डेटा बड़ा अच्छा हो, कंप्यूटर वम्प्यूटर चलाना आता हो उसका, तो वो बड़े अच्छे से हमारे जस्टिस सिस्टम से खिलवाड़ भी कर सकता है अगर उसको एआई का मिल जाए, है ना। तो चलिए, आज इसी तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ है। टोन मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा। इस पे एक टोन जो है, टोन पे हमने क्वेश्चन बनाया है, तो लास्ट में क्लास के देखेंगे। आप खुद से जज करो इस आर्टिकल की टोन क्या है, फिर लास्ट में अपने मैच कर लेना। तो चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ, वीडियो को पॉज करें, आराम से इसको पढ़ करके मीनिंग निकाल लो जितना निकले, फिर मिल करके हम पढ़ते हैं।
चलिए, कह रहा है जी, इन द लेटेस्ट फेज ऑफ जुडिशियल डिजिटाइजेशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत announced one case one data, a unified just judicial data platform, and Susahayak, an AI powered chatbot on the Supreme Court website. कह रहे अपने लेटेस्ट फेज में या सबसे नए चरण में, और किस चीज का चरण है? जुडिशियल डिजिटाइजेशन का। न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें डिजिटल जो है चीजों को बनाने का। डिजिटाइजेशन यानी फाइलों से, किताबों से कंप्यूटर तक डेटा को लाना। तो अपने लेटेस्ट फेज में ना हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है, जिनका नाम है मिस्टर सूर्यकांत, इन्होंने तो अनाउंस ही कर दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के ऐलान ही कर दिया एक नई स्कीम का, जिसका नाम है ओसीओडी, वन केस वन डेटा। हर केस का सिर्फ एक फाइल होगा, ओरिजिनल फाइल है ना, डिजिटल फाइल। और कह रहे जी ये क्या होगा ओसीओडी? ये एक मिला जुला यानी यूनिफाइड जुडिशियल डेटा का प्लेटफॉर्म होगा, न्यायिक डेटा का एक वेबसाइट होगा, और सुसहायक नाम का एक चैटबॉट भी होगा, एआई का एक, समझ गए ना, सॉफ्टवेयर भी होगा, जो एक एआई पावर्ड चैटबॉट होगा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। तो इस तरीके से इन्होंने ऐलान किया है। किन्होंने किया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिनका नाम है मिस्टर सूर्यकांत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वर्ब है अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है ऐलान करना, आपको पता है। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन, चीजों को डिजिटल बनाना। यूनिफाइड यानी जिसमें यूनिटी हो, जो मिला जुला हो। एक ही पूरा वेबसाइट बन जाएगा जिसमें भारत के हर राज्य की, हर कोर्ट के, हर कैदी का कुछ ना कुछ डेटा होगा। बस क्लिक करो, उसकी सारी हिस्ट्री से निकल आएगी कि पिछले 15 साल में क्या क्या गलत काम करके कौन कौन सी सजाएं भुगती हैं इसने। तो ऐसा एक डेटा एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। चलिए, सेंटेंस बहुत आसान था पढ़ने में। अब इसमें जो देखने की चीज है ध्यान से देखना। देखिए, अंग्रेजी में आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़ी पोस्ट है, बड़ी एक सरकारी पद है, ये ओहदा है। इसके आगे द लगा होता है बहुत बार। वैसे ही आप बहुत बार प्राइम मिनिस्टर के आगे, प्रेसिडेंट के आगे भी द लगा हुआ देखेंगे, लेकिन इस केस में द नहीं लगा हुआ। क्यों नहीं लगा हुआ? वो इसलिए नहीं लगा हुआ कि हम कभी भी नेम और डेजिग्नेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर खाली डेजिग्नेशन हो, कोई ओहदा हो, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, चीफ जस्टिस, ये ओहदे हैं ना, तो इनके आगे द लगा दो। लेकिन अगर किसी ओहदे के आगे उस आदमी का नाम भी लिखा हो जो उस ओहदे पे बैठा है, तब उस ओहदे का द जो है अंग्रेजी में निकल जाता है। तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ये गलत हो जाता है। सूर्यकांत यहाँ पे लिख दिया गया नाम, इसलिए द का इस्तेमाल नहीं बनता। अब इसी कॉन्सेप्ट पे 3 क्वेश्चंस हैं। लास्ट वाला तो बहुत ही प्यारा है, एक बार खुद से ट्राई दो, कहां पे द लगेगा और कहां से हटेगा। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। द प्राइम मिनिस्टर मोदी विल एड्रेस द नेशन टुनाइट। प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, बात करेंगे नेशन से, मन की बात आज रात। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे नेशन को आज। सेंटेंसेस एक ही हैं, बस मैंने यहाँ पे मोदी ऐड कर दिया है। देखो, प्राइम मिनिस्टर एक ओहदा है, ओहदे के आगे द लगता है, लेकिन जैसे ही इस ओहदे के आगे उस पे बैठे हुए आदमी का नाम आया मोदी, तो मैंने क्या करना है, इस द को यहां से निकाल देना। तो ऊपर वाले में ये द सही है, ये द सही है क्योंकि पीएम का नाम नहीं लिखा हुआ। नीचे वाले में ये द गलत है क्योंकि पीएम के आगे उसका नाम लिख दिया गया। अब देखो तीसरा वाला, द पीएम नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है नेशन को एड्रेस करेंगे। क्या गलती है इसमें? लिखूं द, रखूं द, या निकाल दूं द? ध्यान रखना, ये कॉमा लग गए। कॉमा लगने से जो नाम लिखा हुआ है, अब इस फ्रेज का वो पार्ट नहीं है, ये एक अलग फ्रेज है। इसको बोलते हैं अपोजिशन या अपोजिटिव। आप बोलते हो ना, माई फ्रेंड रोहन इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। मेरा दोस्त रोहन अगले वीक शादी कर रहा है। तो याद रखें, जब भी अपोजिटिव मिल जाए कोमा से अलग हुआ, अपोजिटिव मिल जाए कोमा से अलग हुआ, कोमा के बिना कोमा को मिले तो उसको मान लेना है, उसको पार्ट मान लेना है सब्जेक्ट का, और द को निकाल देना है। लेकिन जब कोमे बीच में आ जाए तो फिर ये पीएम जो है ना, ये अपने आगे द लेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब पीएम से सीधे सीधे नहीं जुड़ा। क्लियर है मामला? चलो, तो ये लास्ट वाला खास ध्यान देना, आपको आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में बहुत मिलता है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ, रीडिंग ले लो इसकी फटाफट, छोटा सा पैराग्राफ है। चलिए, कह रहा है जी, ओसीओडी seeks to create a centralized digital trail for disputes across courts by integrating records, litigant actions and judicial statistics। कह रहा है ये जो ओसीओडी सिस्टम है ना, ये सीख करता है, कोशिश करता है कि ये क्रिएट कर दे या बना दे एक सेंट्रलाइज्ड, यानी बिल्कुल बीच में सेंटर से कमांड होने वाली, सेंटर से कंट्रोल होने वाली डिजिटल ट्रेल को। ट्रेल आप समझते हैं, कोई चीज जो हुई है, घटनाएं जो हुई हैं, उसका पूरा ब्यौरा
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 2020, 21, 22, 23 ऐसे पूरा जो एक अकाउंटिंग बनती है ना, उसको ट्रेल बोलते हैं। तो एक सेंट्रलाइज सी डिजिटल ट्रेल बन जाए हर एक डिस्प्यूट की पूरे देश में अक्रॉस हर कोर्ट में। और ये काम होगा इंटीग्रेट करके रिकॉर्ड्स को या सारे रिकॉर्ड्स को आपस में जोड़ करके। ये काम जो है ओसीओडी सीख करता है, कोशिश करता है करने की। अच्छा, और क्या करेगा ये? और ये करेगा लिटिगेंट एक्शंस को भी सेंट्रलाइज। लिटिगेंट यानी जो कोर्ट केस करने वाला या कोर्ट केस जिसके ऊपर हो गया है, उसके सारे एक्शंस को भी ये डिजिटलाइज कर देगा। और जुडिशियल जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स आप समझते हैं, आंकड़े। जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स यानी किसने किसको सजा दी, कितनी सजा मिली, किसने किसका मर्डर किया, ये सारे आंकड़े भी इसमें इंटीग्रेटेड होंगे। और ये काम कब होगा? वाइल रिड्यूसिंग मैनुअल वेरिफिकेशन एंड इनेबलिंग रेसिप्रोकल एक्सेस अमंग कोर्ट्स डिस्पाइट इंडियाज डिस्पैरेट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस एंड इनकंसिस्टेंट लेगेसी रिकॉर्ड्स। कह रहे ये सारा काम होगा रिड्यूस करते हुए मैनुअल वेरिफिकेशन के झंझट को, और इनेबल करते हुए, सक्षम बनाते हुए रेसिप्रोकल एक्सेस को। रेसिप्रोकल यानी म्यूचुअल, परस्पर। अब ये एक्सेस किसके बीच में होगा? ये होगा कोर्ट्स के बीच में या अदालतों के बीच में। छोटी कोर्ट ने बड़ी कोर्ट को कुछ डेटा भेजा कि एक अपराधी है, इसकी सजा हो गई आज, अब ये आपके पास आएगा, आप कुछ सजा दो तो हमें बता देना। तो ऐसे क्या रेसिप्रोकल एक्सेस होगा सब चीजों का। और ये कैसे होगा? ये सारा काम ये सिस्टम करेगा बावजूद यानी डिस्पाइट भारत के बड़े ही अलग से या अनइक्वल से, असमान से सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिसेस के, और हमारे जो लेगेसी रिकॉर्ड्स हैं, पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो बड़े इनकंसिस्टेंट है, जिनकी कोई सिस्टम जो है ठीक से बैठा नहीं हुआ। तो भारत में आपको पता है कहीं पे कंप्यूटर भी नहीं होता कोर्टों में, छोटी अदालतों में, वहां भी ये करवाएंगे चलवाएंगे। और कहीं कहीं तो पुराने रिकॉर्ड ही ऐसे हैं जो जल गए हैं, कट गए हैं, चूहे खा गए हैं, कहीं है नहीं है। तो लेगेसी रिकॉर्ड्स बोलते हैं पुराने रिकॉर्ड्स को, वो बड़े इनकंसिस्टेंट है, साफ सुथरे सब जगह नहीं मिलेंगे। तो इसके बावजूद जो है ना, ओसीओडी ये सिस्टम जो है ये सब करने की कोशिश करता है। क्लियर है मामला? चलो, लिटिगेंट आपने देख लिया, लिटिगेंट एक्शंस क्या होते हैं। ट्रेल का मतलब होता है पूरा लेखा जोखा ब्यौरा, कोई घटना कैसे कैसे कब कब हुई थी। रेसिप्रोकल यानी म्यूचुअल या परस्पर। डिस्पैरेट यानी जो बराबर ना हो या बहुत अलग हो, अनइक्वल हो या बहुत डिफरेंट हो। कह रहे जी, इफ इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली द इनिशिएटिव कुड आइडेंटिफाई प्रोसीजरल बॉटलनेक्स एंड स्ट्रेंथन डेटा ड्रिवन एडजुडिकेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जी, अगर इंप्लीमेंट हो जाए इफेक्टिव तरीके से, अगर ये लग जाए बड़े शानदार तरीके से, ये वाला पूरा जो नया सिस्टम है, तो ये सिस्टम या इनिशिएटिव आइडेंटिफाई कर सकता है हमारे प्रोसीजर के अंदर जो बॉटलनेक्स हैं। बॉटलनेक क्या होते हैं? अड़चने। कोई भी बड़ी सी बोतल लो, कितनी भी वो बड़ी हो, उसकी नेक जो है, गर्दन जो है, बड़ी पतली होती है। तो आप पानी उसको उड़ेलोगे ना तो पूरा एक साथ नहीं निकलेगा। वैसे ही अगर आपके काम में भी कुछ अड़चन आ जाए, बाकी सब ठीक है लेकिन कहीं पे अटक गया, तो वो अड़चन कहलाती है बॉटलनेक। तो ये इनिशिएटिव जो है ना, बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में, प्रोसीजर में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, किस वजह से न्याय जो है देरी से हो रहा है। और ये स्ट्रेंथन भी कर देगा या मजबूत भी बना देगा ऐसे एडजुडिकेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर न्याय देने के प्रशासन को, सिस्टम को, जो डेटा ड्रिवन होगा, जो डेटा के ऊपर चलेगा। एडजुडिकेटरी यानी जो एडजुडिकेशन से जुड़ा हो। एडजुडिकेशन का मतलब होता है पंचायती। जज साहब पंचायती तो करते हैं, बीच में बैठते हैं, आपने इसको मारा थप्पड़, चलो जी आपको सजा मिलेगी। तो ये एडजुडिकेशन या पंचायती कहलाती है। इसी से एडजुडिकेटरी यानी जुडिशियल वर्ड बनाया गया अंग्रेजी में। तो ये जो हमारा सिस्टम है जस्टिस का, इसको ये सिस्टम को डेटा ड्रिवन बना के स्ट्रेंथन करेगा। डिटेल में समझ पा रहे हो? बड़े बड़े वर्ड्स हैं फिर भी। इनिशिएटिव की पहली वर्ब है कुड, आइडेंटिफाई। दूसरी वर्ब है कुड, स्ट्रेंथन। बॉटलनेक यहाँ पे एक नाउन है, बॉटलनेक का मतलब होता है अड़चन। चलो, अब एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, वो भी करवा देते हैं आपको। देखो, ये सारे वर्ड्स में एक चीज कॉमन है जो आप देख रहे हो, इन सबके लास्ट में एस आ रहा है। और इनमें कॉमन ये है कि इनके एस आने के बावजूद ये सारे वर्ड जो है ना सिंगुलर हैं। ये कुछ खास तरह के वर्ड हैं धोखेबाज, जो देखने में लगता है एस के साथ में कि प्लूरल होंगे, लेकिन एक्चुअल में होते हैं ये सिंगुलर। तो पहली कैटेगरी है इन सारे सब्जेक्ट्स की या डिसिप्लिन की। फिजिक्स यानी भौतिकी, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, मैथमेटिक्स यानी गणित, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। तो ये सारे वर्ड्स के पीछे एस आ रहा है, लेकिन ये डिसिप्लिन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, तो मैथमेटिक्स इज अ सिंगुलर नाउन। दूसरी, ये सारी बीमारियां हैं, रेबीज, मम्स, रिकेट्स, डायबिटीज, शिंगल्स, एथराइटिस, एड्स, तो ये सिंगुलर बीमारियां हैं। एड्स मतलब एक ही बीमारी है ना, शिंगल्स यानी एक ही बीमारी है, तो इनका भी ध्यान रखना है। फिर ये तीसरे गेम है, खेल है, जैसे
एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एरोबिक्स, ड्रॉट्स, टेनिस, डार्ट्स, बिलियर्ड्स और ओलंपिक्स। ओलंपिक्स तो एक टूर्नामेंट है पूरा का पूरा और एक सिंगुलर टूर्नामेंट है, तो एस लगाने के बावजूद ये ओलंपिक्स जो है सिंगुलर होता है। लास्ट है कुछ खास तरह के वर्ड जैसे समन्सिस, शैम्बल्स, केओस, एथोस और इंडियन रेलवेज। देखिए अंग्रेजी में समन्स वर्ड का मतलब होता है बुलावा, इसका प्लूरल होता है समन्सिस। देख रहे हो, समन्स को प्लूरल नहीं मानना है, प्लूरल क्या होता है इसका, समन्सिस। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी, केओस का मतलब होता है अराजकता, एथोस का मतलब होता है नैतिकता, रेलवेज एक डिपार्टमेंट है। तो ये कुछ खास वर्ड्स हैं, पीछे ऐसा लगा हुआ है लेकिन सारे के सारे सिंगुलर है। याद रखने हैं आपको, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं। और इसकी जो एक्सेप्शन है ना, इसको खास से समझना। ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो ना, सेकंड फर्स्ट वाला जो ये ग्रुप है, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, ये वर्ड्स कभी कभी प्लूरल बन जाते हैं लेकिन इनका मीनिंग उस वक्त कुछ और होता है। जैसे वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सिंगुलर है अगर गणित नाम के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। गणित इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, इज लगेगा। लेकिन जब आप किसी की कैलकुलेशंस की बात करें, यानी कि गिनती की बात करें, किसी मामले के अंदर जो कैलकुलेशन होती है, तो उस कैलकुलेशन को बात करते हुए मैथमेटिक्स वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तब ये प्लूरल होगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ये सेंटेंस देखो, द मैथमेटिक्स ऑफ द न्यू ब्रिज डिजाइन इज या आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। जो गणित है ना, जो कैलकुलेशन है इस नए ब्रिज के डिजाइन की, कैसे डिजाइन किया गया है, कितना बड़ा होगा, कितना बाहर सहेगा, कितना ऊंचा होगा, ये सारी गणित, ये सारी कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत पेचीदा हैं। यहाँ पे गणित नाम के सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गिनती की बात हो रही है या कैलकुलेशन की, या समझ गए ना आप, उसकी बात हो रही है, फॉर्मूला की। तो जब जब गणित को इस तरीके से यूज करोगे मैथमेटिक्स वर्ड को, ये प्लूरल हो जाता है, वर्ब्स प्लूरल लेता है। फर्स्ट केस में देखो, मैथमेटिक्स इज या आर द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। गणित जो है यूनिवर्स की लैंग्वेज है, ब्रह्मांड की भाषा है। तो यहाँ पे गणित एक सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लेगा सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से एक्सेप्शन पे भी ध्यान देना है। वैसे ही एक एक्सेप्शन है इकोनॉमिक्स और वैसे ही है स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, लेकिन जब किसी चीज की कॉस्ट स्ट्रक्चर या उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की बात हो, यानी आर्थिक पहलुओं की बात हो, तब इकोनॉमिक्स होता है प्लूरल। स्टैटिस्टिक्स, इसका मतलब होता है सांख्यिकी विज्ञान, ये सिंगुलर है, लेकिन जब फिगर्स की बात हो, नंबर्स की बात हो, आंकड़ों की बात हो, तब स्टैटिस्टिक्स होता है प्लूरल। तो चलिए फटाफट इसको लगा के देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये बहुत प्यारा है और एक बार समझ में आने के बाद इस पर कभी गलती नहीं करोगे आप। जैसे ये सेंटेंस देखो, द इकोनॉमिक्स of solar power has या have improved. Economics is या are the study of the forces of demand and supply. सेकेंड केस में इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक स्टडी है, एक अध्ययन है उन सभी ताकतों का जो डिमांड और सप्लाई का काम करती हैं। तो यहाँ तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो वर्ब लगेगी सिंगुलर। लेकिन फर्स्ट केस में देखो, जो इकोनॉमिक्स हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं सोलर पावर के, वो इंप्रूव हो गए हैं बहुत अच्छे से। पहले बहुत महंगी होती थी, अब बहुत सस्ती हो गई है। इकोनॉमिक्स जो है इसकी इंप्रूव हो गई है, यानी फाइनेंशियल जो है पहले उसके सही सुधर गए हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, अर्थशास्त्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पे समझ गए आप क्या कहना चाह रहा हूं, वर्ब लगेगी यहाँ पे प्लूरल। तो ये लास्ट वाली एक्सेप्शन का खास ध्यान आपको देना है। चलिए 3 सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं खुद से अटेम्प्ट करने के लिए। Summons were served on him. Statistics has या have become a vital tool. The latest statistics show या shows a decline in unemployment. फर्स्ट केस में एरर को ढूंढना है और सेकंड और थर्ड केस के अंदर आपको करेक्ट वर्ब को चूज करना है। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखोगे, सही निकलेगा आपका आंसर। चलो कमेंट्स में पोस्ट कर दो, ये क्लास वर्क है, आपके आंसर को कमेंट्स के अंदर ही इवेल्युएट करेंगे, ठीक है, फीडबैक आपको मिल जाएगा। तो चलो यही वर्ड आपने देखा अभी, यहाँ स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल हुआ था, जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे जुडिशियल आंकड़ों की या फिगर्स की बात हो रही है। चलिए लास्ट पैराग्राफ, लास्ट है या सेकंड लास्ट है, जल्दी से इसको कवर करेंगे। कह रहा है जी, हाउएवर, आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ें। हाउएवर, कंसर्न्स रिगार्डिंग इंटरऑपरेबिलिटी, प्रिवेसी, डेटा या रिकॉर्ड इंटेग्रिटी, स्टाफ स्किलिंग एंड पोटेंशियल मिसयूज रिमेन प्रोनाउंस्ड। कह रहा है लेकिन ये बात भी है, जो सारी चिंताएं हैं ना इन चीजों को लेकर के, पहली चीज है इंटरऑपरेबिलिटी। ये क्या होता है? दो चीजें इंटर, एक दूसरे से मिल गए ऑपरेट करें,
आपकी हाई कोर्ट का सारा डेटा तो है ऑनलाइन, लेकिन ट्रायल्स कोर्ट का, सेशंस कोर्ट का डेटा नहीं हो रहा। अब हाई कोर्ट को सेशंस कोर्ट का डेटा नहीं मिल रहा, तो उसका जो ऑनलाइन डेटा है वो भी किसी काम का नहीं है। इंटरऑपरेबिलिटी नहीं हो रही, कहीं पे कंप्यूटर है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे पुरानी विंडो है, कहीं पे नई विंडो है, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा। तो कह रहा है ये आपसी का जो सामंजस्य है ना, इंटरऑपरेबिलिटी, और लोगों की जो प्राइवेसी का कंसर्न है, और रिकॉर्ड की इंटेग्रिटी का या करेक्टनेस का जो है कंसर्न है। इंटेग्रिटी मतलब कौन सा रिकॉर्ड कितना सही है, आपने डाला था कुछ और, लिखा गया कुछ और। फिर स्टाफ की जो स्किलिंग है, उनकी जो ट्रेनिंग है, और जो संभावना है इस डेटा के मिसयूज की, इन सभी की कंसर्न्स या चिंताएं वो बने हुए हैं प्रोनाउंस्ड, वो बने हुए हैं बहुत प्रबल। हिंदी में प्रबल बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रोनाउंस बोलते हैं, और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड होता है डोमिनेंट। कह रहा है जी, ऑल्दो द सीजीआई क्लेम्ड दैट दीज इनिशिएटिव्स वुड एनहांस access to justice, they could simultaneously exacerbate the digital divide because independent practitioners at different district and taluka levels may struggle with the cost of scanners, cloud checkups and updated software. कह रहा है हालांकि जस्टिस साहब ने, सीजीआई साहब ने, सूर्यकांत जी ने ये तो दावा किया, ये क्लेम किया कि ये सारे इनिशिएटिव्स, ये सारे कदम या जो पहल ये कर रहे हैं, ये इनहांस कर देंगे, बढ़ा देंगे जस्टिस तक आपके एक्सेस को या पहुंच को। हालांकि इनका दावा तो ये है, फिर भी ये साथ ही साथ एक्सेसरबेट कर सकते हैं या और खराब बना सकते हैं डिजिटल डिवाइड को या उस तकनीकी खाई को। अब ये डिजिटल डिवाइड क्यों है और कैसे बढ़ाएंगे उसको खराब? कह रहे क्योंकि कई सारे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं, कई सारे छोटे मोटे वकील हैं, वकील साहब हैं, छोटी मोटी अदालतों में, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल की, वो स्ट्रगल करने वाले हैं इन कोस्ट के साथ, इन कीमतों के साथ, कि वो स्कैनर लेके आए, फिर क्लाउड बैकअप लें, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करें। कह रहे बिल्कुल उल्टा अफिलुएंट मेट्रोपॉलिटन फॉर्म्स के, जो धनी और धनवान एफिलुएंट मेट्रोपॉलिटन बड़ी बड़ी लॉ फॉर्म्स हैं उनके बिल्कुल अलग। तो छोटे छोटे जो वकील बैठे हैं उनके पास कहां से आएगा ये सब कुछ? छोटे छोटे जो, समझ गए ना, कंसल्टेंट्स बैठे हैं कोर्ट के बाहर टाइपराइटर लेके, उनके पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो उनसे ये पूरा सब काम कैसे करवा लोगे आप? तो एक डिजिटल सी डिवाइड है। बड़ी बड़ी एफ्लुएंट फर्म्स में तो ये सब हो जाएगा, उनके पास तो वकीलों की फौज होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, एसी उनके रूम्स होते हैं, है ना। छोटे वाले जो है धूप में बैठने वाले वकील ये नहीं कर पाएंगे। सीजीआई की वो है क्लेम्ड इनिशिएटिव्स की वो है वुड एनहांस करना यानी बढ़ा देना। दे की वो है कुड एग्जैजरबेट करना, एग्जैस्परेट करना, बद से बदतर बनाना चीजों को। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, तो साथ साथ ये बद से बदतर भी बनाएंगे। प्रैक्टिशनर्स, यहाँ पे वकील साहब की बात हो रही है, वो इनकी में स्ट्रगल। एफ्लुएंट, इस वर्ड को खास ध्यान दें। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनवान, ये वर्ड बना है एफ्लुएंस से। एफ्लुएंस का मतलब होता है धन, संपत्ति, वेल्थ। लेकिन अगर मैं इस एफ्लुएंट वर्ड के आगे का ए निकाल दूं ना भाई साहब, और इसको मैं लिख दूं एफ्लुएंट ई के साथ, तो एफ्लुएंट का मतलब होता है डर्टी वाटर, जो किसी घर से या फैक्ट्री से निकला हो, और एफ्लुएंस का मतलब होता है इस डर्टी वाटर का बहाव या फ्लो। समझ पा रहे हो कितना अलग वर्ड है? एफ्लुएंट ए के साथ धनवान, एफ्लुएंट ई के साथ, एफ्लुएंट ई के साथ गंदा पानी, ठीक है। और कौन सा, वो फैक्ट्री वगैरह से निकलता ना काला सा गंदा सा पानी, वो गंदे पानी को बोलते हैं एफ्लुएंट। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं भाई अंग्रेजी में, ई और ए का चक्कर है, होमोनिम्स है, इनका ध्यान देना। आज के क्विज में पूछ लिए आपसे मैंने, लास्ट पैराग्राफ है, इसको फिनिश करो, फिर क्लास को करेंगे रैप अप। कह रहा है जी, द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल मिडलमैन में फर्दर इन्फ्लेट लिटिगेंट्स एक्सपेंसेस। कह रहा है फिर जो इमरजेंस है या उभर करके आने का काम है डिजिटल मिडलमैन का, ये डिजिटल जो है बिचौलियों का, दलालों का, ये और आगे इन्फ्लेट कर सकता है, बढ़ा सकता है लिटिगेंट्स के एक्सपेंसेस को या खर्चों को। while the primary tax based सुसहायक could marginalize users unfamiliar with complex portals, जबकि जो टेक्स्ट बेस्ड सुसहायक नाम का जो एआई बॉट है वो मार्जिनलाइज कर सकता है, हाशिए पे धकेल सकता है, मजबूर बना सकता है उन सभी यूजर्स को जो अनफेमिलियर हैं, जिनकी जान पहचान नहीं है, जो समझ नहीं पाते हैं कॉम्प्लेक्स पोर्टल्स या वेबसाइट्स को। तो ये समस्या भी है। तो जैसे ही सिस्टम आएगा तो दलाल इकट्ठे हो जाएंगे कि हमें पैसा दो, हम तुम्हारा कोर्ट केस जो है ऑनलाइन लड़वा देंगे। मिलते हैं ना अपने को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, इंश्योरेंस के भी होते हैं दलाल एजेंट्स। तो यहाँ भी क्या डिजिटल मिडलमैन जो है खड़े हो सकते हैं, एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। तो इससे क्या है, और आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, सारा काम जो है पैसे देके और लगवा के करना पड़ेगा। और ये जो सहायक जो आप बना रहे हो, हर आदमी जो जिसपे
वेबसाइट पे जाके यूज करे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वेबसाइट चलाना नहीं आता है, उनके किसी काम का नहीं है, तो ये उनको और ज्यादा मजबूर और मार्जिनलाइज कर देगा, सिस्टम के बाहर कर देगा। कह रहे द जुडिशरी मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट एल्गोरिथमिक बायस अगेंस्ट हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। कह रहे जो जुडिशरी है उसको साथ ही साथ प्रिवेंट करना होगा एल्गोरिथमिक बायस को या एल्गोरिथम के पक्षपात को। आदमी तो होता ही है बायस्ड, लेकिन एल्गोरिथम भी हो जाए आपके लिए बायस तो कैसा होगा। तो ये पक्षपात अगर एल्गोरिथम करने लगे, कोड कंप्यूटर कोड करने लगे, तो उसके खिलाफ भी जुडिशरी को उसको रोकने का काम करना होगा। कह रहा है और ये किसके खिलाफ होगा बायस? ऐतिहासिक तौर पे जो ऐसी कम्युनिटीज हैं जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जिनको इतिहास में बड़ा परेशान किया गया है, बहुत खराब तरीके से बर्ताव किया गया है, स्पेशली ये कब होगा? एज इंडियाज कोर्ट्स विच प्रीवियसली कन्फाइंड एआई टू असिस्टिव टूल्स such as SUVAS and SUPAS confront more sophisticated technologies susceptible to institutional abuse। ये तब होगा क्योंकि भारत की जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, जिन्होंने पहले ही कन्फाइन कर दिया था, सीमित कर दिया था, लिमिटेड कर दिया था एआई को हेल्प करने वाले टूल्स तक, जैसे एक टूल था सुवास और दूसरा था सुपेस। तो ये हमारी अदालतें जो पहले एआई को ज्यादा यूज नहीं कर रही थी, सिर्फ हेल्पफुल टूल बना के अलग से साइड में खड़ा करके रख दिया था, अब ये अदालतें जो हैं कन्फ्रंट कर रही हैं, सामना कर रही हैं और ज्यादा यानी मोर सोफिस्टिकेटेड यानी रिफाइंड टेक्नोलॉजीज का, जो ससेप्टेबल हैं या फिर कमजोर हैं इंस्टीट्यूशनल अब्यूज के सामने या फिर बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस के मिसयूज के सामने। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई आदमी है, किसी खास कास्ट से आता है या कम्युनिटी से आता है, कम्युनिटी का नाम है ए, और उस कम्युनिटी में बहुत सारे क्राइम होते हैं। अब ये आदमी जो है, ये आज इस पे गलत केस हो गया कोर्ट में, और आपने कोर्ट में जाके इस पे एआई लगा दी, और एआई ने बोल दिया भाई इसको बेल मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि इस कम्युनिटी में इतने केस आए थे, जज साहब कभी बेल नहीं देते इनको, क्योंकि वो सारे केस जो हैं इस कम्युनिटी से बदमाश आते हैं, तो इनको जज सजा मिलती है। कम्युनिटी समझ लो, कोई एरिया समझ लो, बदमाशों का कोई एरिया है, होता ना शहर में। तो ये ए नाम का आदमी जो बड़ा सीधा साधा है, कंप्यूटर का बायस इसके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में बहुत बदमाश रहते थे, इसलिए इस निर्दोष या इनोसेंट आदमी की बेल भी सरकार जो है कोर्ट रद्द कर देगी, और कोर्ट नहीं करेगी, एआई कर देगा। तो कह रहा है हमारे जज साहब को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एल्गोरिदम जो है पुराने डेटा के आधार पे किसी से पक्षपात ना कर दे, हिस्टोरिकली जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उनके साथ बुरा ना हो। तो एग्जांपल दिया मैंने आपको, लास्ट सेंटेंस में क्या बताना चाह रहा है, क्लास को करेंगे रैप अप। जुडिशरी की वर्ब है मस्ट प्रिवेंट, विच आया है इंडिया के लिए, कोर्ट्स के लिए, विच की वर्ब है कन्फाइन, कन्फाइन करना, लिमिट करना या सीमित करना। असिस्टिव यानी जो असिस्ट करे, हेल्प करे। ससेप्टेबल यानी जो कमजोर हो किसी चीज के सामने। सोफिस्टिकेटेड यानी अल्ट्रा मॉडर्न, स्टेट ऑफ द आर्ट, हाईली रिफाइंड, न्यूआंस्ड, याद है ना सोफिस्टिकेटेड। चलिए, अच्छा आर्टिकल छोटा करके पढ़ाया मैंने आपको, ये छोटे के अंदर है ना पूरा बड़ा आर्टिकल अब आपका कवर हो गया। ये इतना मुश्किल था छोटा वाला पढ़ना कि अब बड़ा वाला पढ़ोगे तो आपको मजा सा आएगा पढ़ते हुए, आपको लगेगा यार सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है ना। चल, कुछ क्वेश्चंस हैं आज मैंने अच्छे लेवल के, प्रियो लेवल के बनाए हैं, सीजीएल मेंस के। मान लीजिए जुडिशरी जो है आगे जाकर के ऑथराइज कर दे एआई सिस्टम को कि वो रिकमेंड किया करे जेल के आउटकम को, बेल के आउटकम को, और कैसे? हिस्टोरिकल जुडिशियल डेटा के हिसाब से। अगर मान लो आगे जाके ऐसा हो जाए तो उस केस में आपको हिसाब से कौन सा कंसर्न जो है सबसे रिलेवेंट होगा, सबसे ज्यादा इमीडिएटली आपके लिए जो है सुसंगत होगा। अगर बेल देने का काम एआई से करवाने लग जाए जज साहब, तो कौन सा लगता है आपको नुकसान हो सकता है आज के आज इन चारों में से? लैक ऑफ डेटा की वजह से जो है लॉस ऑफ सेंसिटिव डेटा हो जाएगा, क्योंकि क्लाउड बैकअप नहीं होगा लॉयर्स के पास, या बॉटल नेक होंगे डेटा के वेरिफिकेशन में, या रेसिप्रोकल एक्सेस जो है कोर्ट्स के बीच में उसमें दिक्कत आएगी। देखो ये सब ठीक है, ये दिक्कतें आए या ना आए पता नहीं हमें, लेकिन बेल का डेटा अगर एआई को आपने दे दिया और बोला कि आप ही बताओ किसको बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए, तो इससे एल्गोरिथमिक बायस आ सकता है, एल्गोरिथम का पक्षपात हो सकता है ऐसी कम्युनिटी के खिलाफ जिसको डेटा के अंदर जिसको डिसएडवांटेज माना गया है। जो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में दिया था ना, वही आंसर है इसका। तो आप अगर बेल जो है एआई से दिलवाओगे तो बदमाशों के एरिया से आने वाले सीधे साधे और भोले वाले आदमी को भी आपके हिसाब से बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कंसर्न है हमारे पास, फर्स्ट आंसर है सी। चलिए, एक आदमी जो लॉ सूट को इनिशिएट करता है उसको क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ बोलेंगे, लिटिगेंट बोलेंगे, डिफेंडेंट बोलेंगे, या प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। ये चारों वन वर्ड्स आपको करवाए हुए हैं, इसका आंसर खुद निकालना है। मैंने फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे अभी डाल देना है, वहां से मैच कर लेना। चलो और आगे बढ़ो।
कह रहा है जी इस आर्टिकल में जो डिस्पैरेट सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस एंड इनकंसिस्टेंट लेगेसी रिकॉर्ड्स हैं, इस बारे में इस रेफरेंस में इसका रेफरेंस क्यों दिया गया है, क्या बताने के लिए दिया गया है कि जुडिशरी को क्यों बंद कर देना चाहिए डिजिटलाइजेशन, या ये बताने के लिए कि भारत की कोर्ट्स में सफिशिएंट जुडिशियल पर्सनल नहीं है, या फिर ये बताने के लिए कि प्रशासनिक जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी है और जो कमजोरपना है, फ्रेजिलिटी है इंप्लीमेंट करने की इस सिस्टम को पूरे देश में, या फिर ये बताने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जानबूझ करके रिफॉर्म को रजिस्ट करती हैं। देखो वो इसलिए बताया गया है कि छोटी मोटी अदालतों के पास और छोटे छोटे वकीलों के पास ना पैसा है, ना सॉफ्टवेयर है, ना कंप्यूटर है, ना ट्रेनिंग है, ना स्कैनर है, ना कुछ और है। तो ये दिखाने के लिए बताया गया है, अंडरस्कोर करने के लिए कि प्रशासनिक पेचीदगियां कितनी होंगी इस कमजोर स्कीम को इंप्लीमेंट करने की पूरे देश में, जब हर जगह एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अगेन आंसर्स आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं, मुझे पता है गलत हो रहे हैं आपके, लेकिन यही आते हैं मेंस में। चलिए सोफिस्टिकेटेड का उल्टा पूछा है आपसे, अर्बेन होगा, नाइव होगा, रिफाइंड होगा, इंट्रिकेट होगा या न्यूएंस्ड होगा। अगेन एंटोनी में अच्छे से वर्ड आपको करवाया था, डिटेल्स में देख लेना, इसका आंसर आपको निकाल लेना है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं जो खुद से सॉल्व करेंगे आप। एग्जैक्ट पीरियड का सिनोनिम पूछा है, मीनिंग पूछा है आपसे, क्या मीनिंग होता है, और 2 या 3 एरर्स मिलेंगी इस लास्ट वाले क्वेश्चन में। मैं जो आंसर करवा नहीं रहा हूं वो फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, वहां से मैच करना और फिर बताना जरूर आज मेरे आंसर से अपने चेक करके 8 में से कितने मार्क्स मिले। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे जरूर से इसी क्लास के अंदर। अंटिल देन खुश रहे, मुस्कुराते रहें, सीखते रहें। साइनिंग आउट।